आजकल जहां जाओ वहां ख्रुश्चोव साहब, जो रूस के सबसे बड़े आदमी हैं, और आइजनहावर साहब जो अमेरिका के सबसे बड़े आदमी हैं, उनकी लड़ाई की चर्चा हो रही। और हिंदुस्तान में भी लोग आपस में यही बात करते हैं कि अब क्या होगा बताओ तो। अपने देश के अखबारों के पन्ने भी रूस और अमेरिका और इन दो आदमियों के बोलचाल से भरे रहते हैं। एक तो लगातार हमेशा हमारे यहाँ बाहर की खबरों को अखबार वाले ज्यादा जगह देते। दुनिया में कहीं इतना नहीं होता जितना अपने देश में। और अब तो पूछना ही क्या, जहां देखो वहां यही बाहर की खबर। तो कई दफे मन में सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है, और मुझको एक ही जवाब मालूम पड़ता है कि हिंदुस्तान के बड़े लोग, और बड़े लोग खाली सरकारी नहीं, सरकार के बड़े लोग, पैसे के बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, जितने भी हिंदुस्तान के बड़े लोग हैं, उन्होंने एक अपनी अलग दुनिया बना रखी। और जो करोड़ों किसान मजदूर हैं, उनकी दुनिया बिल्कुल अलग। अब ये दो दुनिया इतनी अलग है कि बड़े लोग घबराते हैं इस करोड़ों की दुनिया के बारे में सोच विचार करते हैं कि उनका क्या हाल है, कैसे खाते पीते हैं, क्या सोच रहे हैं, किस तरह की बातें उनके दिमागों में आ रही हैं। इस पर सोच विचार करते हुए बड़े लोग घबराते हैं, और घबराहट के मारे उनका ध्यान हमेशा हिंदुस्तान के बाहर दुनिया में जो कुछ होता रहता है उसमें बच जाता है। वो एक तरह का सहारा उनको मिल जाता है। जैसे आप लोग भी जब अपने जिंदगी से बहुत ज्यादा ऊब जाते हो तो 2-3 घंटे के लिए सिनेमा देख करके थोड़ा खुश हो जाते हो ना। तो हिंदुस्तान के बड़े लोग करोड़ों की जिंदगी से इतना घबरा जाते हैं कि वो हमेशा ही दुनिया के बाहर की घटनाओं का सिनेमा देखते रहते हैं। बोलो भाई, आइजनहावर ने क्या किया, ख्रुश्चोव ने क्या किया। एक तरह के उस सिनेमा में ये बड़े लोग अपने को बंधाए रखते हैं, जिसमें कि हिंदुस्तान की दुख, दरिद्रता, गरीबी और तकलीफ, अनाचार वगैरह में उनको ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना पड़े। ये बड़ी बुरी चीज हुई। और अब की बात जो अमेरिका और रूस का हुआ आपस में झगड़ा, उससे एक बात और भी ज्यादा साफ हो गई कि जो हिंदुस्तान और यूगोस्लाविया के जैसे निष्पक्ष देश हैं, कहते हैं अपने को निष्पक्ष कि ना हम अमेरिका के साथ हैं ना के साथ हैं, हम तो जो कुछ भी सही बात है उसका साथ देते हैं। ऐसे निष्पक्ष देश, या जिनको मैं आमतौर से दलाल देश कहा करता हूं, उनकी हैसियत बिल्कुल साफ सामने आ गई। जब तक बड़ा साहब, बड़ा सेठ नाराज नहीं, और जब तक दो बड़े साहब आपस में थोड़ा संबंध रखना चाहते हैं, तब तक तो उनके बीच में दलाल वगैरह की इज्जत रहती। क्योंकि दलाल का काम है कि दो बड़े लोगों के बीच में आमद रफ्त रख के एक की बात दूसरे को सुनाए, दोनों का संबंध कायम रखता रहे। लेकिन जब बड़े लोगों का दिमाग बिगड़ जाता है, उस वक्त दलाल कुछ नहीं करता, उसकी खत्म हो जाया करती, क्योंकि बड़े आदमी को और जरूरत नहीं रह जाती। जब तक ख्रुश्चोव और आइजनहावर का दिमाग बिगड़ता नहीं, तब तक तो हिंदुस्तान, यूगोस्लाविया या और भी कोई ऐसा देश है, उसकी उनको जरूरत रहती कि भाई एक आता है उससे बात करो, दूसरा आता है उससे बात करो, चलो आपस में कुछ समझौता रखो, कोई बातचीत का सिलसिला जारी रखो। लेकिन जब उनका दिमाग गर्मी में बिल्कुल जरा चढ़ जाता है, तब उनको कोई जरूरत नहीं रहती, तब वो सीधे फिर अपना अकड़ जाते हैं। अब बातचीत तो बंदूक से करते हैं, गोले से करते हैं, या कम से कम कहते हैं कि अब क्या जरूरत पड़ी हुई, और उस वक्त किसी चीज की उनको एक सूझ नहीं रहती, कोई दिमाग आता नहीं उनका उस तरह। तो
ऐसे मामले में एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि जब तक अमेरिका और रूस जैसे ताकतवर मुल्क, बहुत ताकतवर ये मुल्क हैं, चाहते हैं, तभी तक हिंदुस्तान और यूगोस्लाविया जैसे दलाल और निष्पक्ष देशों की कुछ इज्जत रहती है। जब उन दोनों की आपस में जोरों से खन जाती है तब कोई इनकी इज्जत नहीं रहती, तब ये खत्म हो जाती है। जैसे कहा जाता है ना कि एक चूहा है, वो फूल करके बिल्कुल भैंस के जितना बढ़ जाए, कब तक मालिक चाहता, और जब फिर भैंस की हवा खत्म हो जाती तो चूहा वापस अपनी जगह पे आ जाता। तो यही हालत हिंदुस्तान और यूगोस्लाविया जैसे मुल्कों की है। ये कम से कम अभी जो पेरिस में 6-7 दिन बैठकें हुई उससे साबित हो जाता है। और इसका हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा भारी सबक निकल भी सकता, क्योंकि 1-2 दिन पहले जब प्रधानमंत्री जो आजकल टर्की में है, उनसे वहां के लोगों ने सवाल पूछा कि अब क्या अमेरिका और रूस के बीच में आप बचाव करने की कोशिश करेंगे, दोनों की आमद-रफ्त, दोनों में आपसी बातचीत कराने की कोशिश, समझौता कराने की कोशिश, वही दलाली करने की कोशिश। तो उनका जवाब बड़ा मतलब रखने वाला जवाब। उन्होंने कहा नहीं, हरगिज़ ये मेरा काम नहीं, मेरा काम है अपने मुल्क के अंदर जनता की बेहतरी कराना। ये बड़ा विचित्र जवाब, अभी तक ऐसा जवाब उनके मुंह से नहीं निकला था। मालूम होता है कि पिछले 12 बरस में वो अपनी हैसियत समझ गए कि ये चूहा तो बिल्कुल फूल करके ही भैंस बना था। इसलिए पहली दफे उनके दिमाग में ये बात आ रही है कि हिंदुस्तान की हालत सुधारना उनका काम है, न कि एक नकली बीच बिचाव अमेरिका और रूस जैसे पहलवानों में करना। और उन पहलवानों के बीच में इस पिद्दी जैसे हिंदुस्तान की कहाँ हैसियत है, लेकिन एक नकली हैसियत बना रखी थी। जैसे समझो, मैं आपको एक घरेलू मिसाल देता हूँ। जब किसी को वो जो एक सफेद और नकली कोढ़ निकल आता है तो चमड़ा जरा सफेद बन जाता है ना, एक बीमारी है वो। लेकिन दूर से देखने में कभी कभी उस ढंग का बीमार आदमी या औरत बड़ा खूबसूरत दिखाई लगने लगता है। फिर बाद में नजदीक से देखो तो पता चलता है कि भाई ये तो नकली या सफेद कोढ़ है। पिछले 12 बरस से हिंदुस्तान का भी वही हाल रहा है। हिंदुस्तान ने कोई तरक्की की नहीं, न देशी न विदेशी, लेकिन एक नकली हवा चल पड़ी कि जैसे हिंदुस्तान दुनिया में बड़ा भारी काम कर रहा है। महात्मा गांधी का काम, गौतम बुद्ध का काम, अहिंसा का काम, दुनिया भर के लोगों को सिखा रहा है कि बंदूक छोड़ करके और शांति और अहिंसा के रास्ते पर चलो। ऐसी एक हवा चल पड़ी, वो नकली कोढ़ और सफेद कोढ़ जैसा हो गया। लोग समझने लगे वाह क्या खूबसूरत देश है, अंदर अंदर तो सड़ा जा रहा है। लोगों का ध्यान हिंदुस्तान के अंदर की गरीबी और जुल्म पर रहा नहीं, इस नकली और सफेद कोढ़ के ऊपर चला गया। और अब जबकि अमेरिका और रूस के आपसी मामले ज्यादा बिगड़ जाते हैं, तब शायद लोगों को पता चले कि भाई देखो, इस नकली सफेदी को तो खूबसूरती मत मानना, अब जरा अपने मुल्क की तरफ देखो, इसको सुधारो। तो मैं ये कह नहीं सकता कि जो प्रधानमंत्री ने टर्की में जवाब दिया है ये उनका सिर्फ वक्ती ज्ञान है या हमेशा के लिए ज्ञान हुआ है। अगर सिर्फ वक्ती है तब तो साफ सी बात है, जब वो वापस लौटेंगे घर तो फिर वही अपने नकली और सफेदी को लेके इतराएंगे और खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर हमेशा के लिए वो सबक सीख चुके हैं, तब फिर अपनी नीतियों को सिर्फ वही नहीं, हम आप सभी बदलेंगे। जो हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोग हैं या बड़े लोग हैं वो भी बदलें, क्योंकि आज एक खाई बड़ी जबरदस्त हो गई। अब जैसे आप लोग, आपकी जो दुनिया है और जो ताकतवर लोगों की दुनिया है, ऐसी जबरदस्त खाई है कि तो मैं तो कई दफे सोचता हूं कि अगर एक को रख दिया जाए बिल्कुल अलग एक मुल्क में, दूसरे को रख दिया जाए बिल्कुल अलग मुल्क में, दोनों का कोई आपस में रिश्ता नहीं रहे, तब जाके आज का हिंदुस्तान बनता है। तो ये खाई पटे तब जाके काम चलता है। और खाई कैसे पटे? अब मैं मिसाल आपको दूं। हम लोग हमेशा विदेशी नीति की चर्चा कर दिया करते हैं। बताओ भाई दुनिया में क्या हो रहा है, क्या हमको करना चाहिए?
कैसे हिंदुस्तान ने दुनिया भर को सबक सिखाया? तो क्या सबक है भाई? जब कोई गरीब किसान या गरीब मजदूर हिंदुस्तान में छोटी सी जमीन के ऊपर कब्जा जमाता, उसको खेती करने की जमीन नहीं, उसको रहने का मकान नहीं, खेती के लिए 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन पे कब्जा जमाता, या रहने के खाली मकान तो छोड़ दो, ये जो झोपड़ियां होती हैं गंदी फूस की झोपड़ी जहां पानी नहीं रहता वहां कब्जा जमाता। उस वक्त हिंदुस्तान की सरकार के पुलिस, पलटन, कोल-कमीन सभी पहुंच जाते हैं उसको बेदखल करने के लिए, जमीन से निकाल बाहर करने के लिए, झोपड़ी से निकाल बाहर करने के लिए, जो छोटा मोटा मकान है उसको जला देने के लिए। वहां सब ताकत बंदूक की हो जाती है। लेकिन जब चीन हजारों लाखों एकड़ जमीन, एकड़ क्या वहां तो मील समझो, हजारों लाखों मील जमीन हिंदुस्तान की हड़पता है और अपनी पुलिस के जरिए कब्जा जमाता, तो उस वक्त हिंदुस्तान की सरकार उससे बात करती है पंचशील के नाम पर कि देखो भाई पंचशील समझो, अच्छी तरह से अहिंसा समझो, मारपीट मत करो। अपने से जो ताकतवर है उसके सामने तो हमेशा हाथ उठा के कहना ये क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो, अहिंसा सोचो, मारपीट मत चलाओ, बंदूक मत उठाओ। और जो अपने से कमजोर है वो अगर अच्छा भी काम करता है, मामूली रोटी के लिए या रहने के लिए कोई थोड़ा बहुत काम करता, तो उसके ऊपर झट से बंदूक तान दी जाती। इस तरह के दिमाग से कैसे आप देश को सुधारोगे? एक बोली सीखो, बल्कि सच पूछो तो जो अपने से कमजोर है उसके सामने तो थोड़ा सा झुक जाना मजबूती की निशानी, और जो अपने से मजबूत है उसके सामने अकड़ना ये बहादुरी की निशानी। हम आपको सलाह देंगे, क्योंकि आप में भी एक आदत है, अगर मान लो आपको कहीं फंस जाना पड़े, असल में जो आदत दिल्ली के सरकार की है वो कोई आसमान से तो आई नहीं, आप ही लोगों से सीखी है उन्होंने आदत। क्या है आपकी आदत? अगर आप में से कोई आदमी को कोई कमजोर जरा तू तड़ाक कर दे, गाली गुप्ता कर दे, तब आप क्या करोगे? अभी जितने आदमी यहाँ बैठे हो ईमानदारी से सोचना, उसके ऊपर चढ़ बैठोगे ना? और जरा कोई मजबूत आदमी उसी तरह से तू तड़ाक कर देता, क्या करोगे? तब जरा दाहिनी देखोगे, बाएं देखोगे और कहोगे भाई भले आदमी का काम है गम खा जाना, ये कहोगे ना? मजबूत है वो, भले आदमी का काम मजबूत की गम खा जाना है, लेकिन भले आदमी का काम कमजोर की गम खाना नहीं। उल्टा देखो चल रहा है। सच पूछो तो भले आदमी को तो कमजोर की गम खाना चाहिए और मजबूत के सामने अकड़ना चाहिए, तब वो बढ़िया बनेगा, उसका देश भी मजबूत बनेगा। लेकिन आज हम लोग भी और हमारी सरकार भी उल्टे रास्ते चलते हैं। जो कमजोर है उसके छाती पे तो संगीन भोगते हैं, और जो मजबूत है उसके सामने दुम दबा करके भला बनने की कोशिश करते हैं। भाई गम खा जाओ, चीन से तो गम खा जाओ और उसको अहिंसा और पंचशील सिखाओ, और जो हिंदुस्तान का किसान है और मजदूर है उसको बेदखल करो, उसकी झोपड़ी जलाओ, उसकी जमीन को खत्म करो। ये सारा सिलसिला चल रहा है। अब ये बंद होना चाहिए अगर अपना देश सुधारना है तो, और विदेशी राजनीति वगैरह भी ठीक ठाक करना। वैसे ही मैं आपको बताऊं, आजकल एक दक्षिण अफ्रीका में बड़े जोरों से खटपट चल रही, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका एक इलाका है जो समझो बड़ा भारी देश है, जैसे हिंदुस्तान है उससे भी बड़ा है। पूरा अफ्रीका अगर लो, दक्षिण तो छोटा है लेकिन अगर पूरा अफ्रीका लो, पूरे अफ्रीका में करीब एक आजकल 23-24 करोड़ आदमी होंगे, और उनमें से गोरे लोग, ये जो यूरोपियन लोग हैं, कुल 2 करोड़ से भी कम होंगे, करोड़ 1.5 करोड़ समझ लो। और जो 23 करोड़ आदमी हैं वो हमारे आपके जैसे रंगीन लोग हैं, जिनको हबशी लोग कभी आपने देखा होगा, वो जो बिल्कुल काले लोग होते हैं, नीग्रो, वो लोग हैं। अच्छा, अब अफ्रीका में जो कि नीग्रो का देश है, इन गोरे लोगों ने अपनी हुकूमत जमा ली है इतनी जबरदस्त कि नीग्रो जब एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में चले, सड़क पर चले, तो अपने पास एक पुलिस का कागज रखे, पास रखे, उस पास में उसकी फोटो रहती है,
उसके अलावा सब मोहल्लों में वो रह नहीं सकता, उसके अपने अलग मोहल्ले होंगे, गोरों का अलग मोहल्ला, हबशियों और कालों का अलग मोहल्ला, ये सब चल रहा है। और इसके होते हुए इस वक्त जब मैं आपसे बोल रहा हूं, हजारों हबशी लोग जेल खानों के अंदर बंद और सैकड़ों गोली के घाट उतार दिए गए। अभी जो हम लोगों को खबर मिली है, जो छापी गई है अखबारों में, करीब 150-200 हबशियों को गोरों ने बंदूक से मार डाला। लेकिन मेरा ऐसा अंदाज है खाली 150-200 नहीं, हजारों की तादाद में मार डाले होंगे, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं झूठ बहुत बोला करते हैं, पूरी तादाद नहीं बताया करते। तो बहुत जबरदस्त आंदोलन चल रहा है ये रंग का। और ये मैं आपको थोड़े में और भी कह दूं, खुद हमारे दिमाग में भी रंग के बारे में बड़ी गलतफहमी बड़ी गलतफहमी धसी हुई है। आप लोग भी समझते हो, सच पूछा जाए कि जो सांवली औरत है वो गोरी के मुकाबले में कम खूबसूरत है, समझते हो ना? अच्छा, तो ये और खुद सांवले हो, तारीफ है। हम लोग काले हैं लेकिन पसंद करते हैं गोरी औरत को, काली को नहीं पसंद करेंगे। ऐसा दिमाग के अंदर कूड़ा घुसा हुआ है, क्योंकि सच पूछा जाए तो सांवली औरत और गोरी औरत दोनों बराबर तरह से खूबसूरत होती है। वो तो नाक, आंख, जो सिर पैर सारा शरीर है उसको देख करके खूबसूरती जांची जाती, रंग से थोड़ी जांची जाती। लेकिन इधर 300-400 बरस से गोरे लोगों ने अपनी छाप इतनी ज्यादा दुनिया पर जमा दी और हिंदुस्तान के अंदर जात पात ने इतना ज्यादा लोगों के दिमाग को जहरीला बना दिया, क्योंकि ऊंची जात वाले आम तौर से कुछ जरा हल्के रंग के होते हैं और छोटी जात वाले आम तौर से कुछ जरा गहरे या सांवले और काले रंग के होते हैं। इसलिए एक दिमाग में ख्याल धस गया कि भाई गोरे तो कुछ ऊंचे होते हैं और सांवले कुछ नीचे होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने दिमाग से इस बात को निकालो। खूबसूरती से और रंग से, चमड़े के रंग से कोई ताल्लुक है ही नहीं। और ये मैं आपको शर्तिया बताना चाहता हूं कि अगर 10, 20, 30 बरस के बाद आप लोग रहोगे, इस दुनिया को समझने की कोशिश करोगे, दुनिया बदली हुई होगी, क्योंकि अब काले लोग उठ रहे हैं और उठते उठते 10-20 बरस के अंदर ये तब्दीली आ जाएगी। तब आप देखोगे कि जो सांवली औरत है उसको भी उतना ही खूबसूरत समझा जाएगा जितना कि किसी गोरी औरत को समझा जाता। खाली उसके बदन के बनावट, सुडौलता, आंख, नाक, इसको देखेंगे। तो खैर आप भी अपने दिमाग को बदलो। अभी मैं अफ्रीका की बात कह रहा था, वहां मोहल्ले अलग अलग, लोग कहते हैं जात अलग, ये तो गोरे लोग साफ रहते हैं, इनके मकान अच्छे होने चाहिए, इनकी सड़कें अच्छी होनी चाहिए, इनके बच्चों की तालीम ज्यादा दूसरे ढंग की होनी चाहिए, और जो मजदूर किसान हैं, हबशी हैं, निगरो हैं, उनको अलग मोहल्लों में रखते हैं। बहुत ही जंगली बात, खत्म होनी चाहिए। अफ्रीका में जबरदस्त लड़ाई इसके लिए होनी चाहिए और अफ्रीका वालों को हमें पूरी तरह से दिमागी या और जो कुछ भी मदद दे सकें देना चाहिए। लेकिन ये करते हुए हमें खुद अपनी हालत भी तो देखना। हमारे गांव में क्या होता है? हमारे गांव में भी तो इसी तरह से अलग अलग मोहल्ले बने हुए हैं ना। चमार का अलग मोहल्ला, माला मदिगा का अलग मोहल्ला, टापू का अलग मोहल्ला, रेड्डी बामन का अलग मोहल्ला, ये सब हमने अपने अंदर भी तो कितना जहर फैला रखा है। अगर हम अफ्रीका की चीज को खत्म करना चाहते हैं तो हमें अपने मुल्क के अंदर भी इस चीज को खत्म करना पड़ेगा कि कापू या माला मदिगा या पद्मशाली या अंसार या जुला शेख सैयद और बामन और रेड्डी के मुकाबले में छोटा। जब तक हमारे दिमाग के अंदर ये जहर घुसा हुआ है, हम अपने मुल्क को तबाह कर रहे हैं। इस ऊंच नीच और छोट बड़ के सवाल को लेकर के हमको क्या हक मिल जाता है कि हम अफ्रीका की लड़ाई में कोई किसी के साथ हमदर्दी दिखाने जाएं? ये जो एक नकली दुनिया भर की लड़ाइयां हम मोल ले लिया करते हैं, झूठ मूठ आदर्शवादिता दिखाते हैं, इससे दुनिया में कुछ फर्क आने वाला है नहीं। तो उसमें भी अगर तब्दीली आई तो अच्छा ही होगा। ऐसी और बहुत सी बातों की तरफ ध्यान देना है। अभी तो मैं खाली आपको इस संबंध में इतना ही बता दूं कि कोई लड़ाई होगी या नहीं इसको तो कौन जाने, लेकिन इतना साफ है कि जो बहुत बड़े लोग भी हैं कभी ज्यादा सोच विचार नहीं करते कोई काम करने के पहले। मैंने तो सोचा था कि आइजनहावर और क्रुश्चोव साहब जब मिल रहे हैं तो आपस में तैयारी काफी हो चुकी होगी। इनके नौकरों ने और अफसरों ने समझौते की बुनियाद तय कर ली है, तभी ये बड़े लोग मिल रहे हैं, वरना क्यों मिले। लेकिन अब दिखाई पड़ता है कि या तो बड़े लोग भी कुछ बिना तैयारी के काम कर जाया करते हैं और कुछ जैसे जुआ खेलने में तकदीर को आजमाना होता है वैसे तकदीर आजमा लेते हैं कि चलो भाई शायद कुछ नतीजा निकल आए।
और या ये है कि जिस तरह से कमजोर लोग, छोटे आदमी बहुत जल्दी गुस्सा चढ़ जाया करता उन्हें, उसी तरह से इन बड़े लोगों को भी गुस्सा चढ़ जाता है। क्या हुआ इन दोनों का और क्या सब रूस और अमेरिका का चल रहा है, इसके ऊपर पूरी बात तो कहना मुश्किल है, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा। अमेरिका इस वक्त उस दुनिया का नेता हो गया है कि जो गैर बराबरी, जुल्म, अत्याचार, रंगीन और गोरों का फर्क, इसको कायम रखना चाहता। लेकिन एक अजीब बात कि अमेरिका ये सब होते हुए भी सच बोल जाता, चाहे जानबूझ के ना बोले। जैसे एक मायने में समझो तो कोई नशा पिए हुए आदमी, जिसको नशा चढ़ा हुआ है, वो लुढ़कता हुआ सच बोल जाए, कुछ इस ढंग से अमेरिका कर रहा है। अब मिसाल के लिए मैं आपको बताऊं, ये हवाई जहाज जो अमेरिका वाला रूस के ऊपर उड़ा, ऐसा सब दुनिया में होता रहता। हर एक मुल्क अपना हवाई जहाज दूसरे मुल्क के ऊपर उड़ाता, जानने के लिए कि दूसरे मुल्क की हालत क्या, फोटो वोटो खींचा करते, ये सब करते। आपको याद होगा कि एक अपना हवाई जहाज भी पाकिस्तान के ऊपर उड़ा था कुछ दिनों पहले। कैनबरा जो हवाई जहाज जिस ढंग का वो बनाते हैं, तो वो हवाई जहाज उड़ा था। और इसमें अब कोई शक ही नहीं रह गया कि वो हवाई जहाज उस दिन पाकिस्तान के जमीन की कुछ फोटो वोटो ले रहा था। लेकिन उस वक्त जब पाकिस्तान वालों को पहले से जासूसी से मालूम हो गया उस हवाई जहाज के बारे में, ये भी नहीं कि कोई उन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई थी, मैंने तो उस वक्त कहा था कि पाकिस्तान वालों ने कोई बहादुरी से उस हवाई जहाज को नहीं गिराया था, असल में जासूसी से उनको पता चल गया था और उन्होंने उस हवाई जहाज को गोला मार करके गिरा दिया। तब हिंदुस्तान की सरकार ने आखिर दम तक बार बार सच बोलने से इनकार किया, कहा नहीं वो हवाई जहाज तो खाली लुढ़क गया था, वो उड़ रहा था, यूं ही रास्ता भूल गया था, भटक गया था, वो जासूसी करने नहीं गया था। तो सच पूछो, ये हिंदुस्तान जो कि महात्मा गांधी का देश है, ये झूठ बोलता जैसे और सब मुल्क झूठ बोलते हैं। लेकिन अमेरिका वाला आइजनहावर हजार उसने गलतियां की, खराबी भी की, दुनिया को करीब करीब लड़ाई के मुंह पे ला के खड़ा कर दिया, लेकिन लुढ़कते लुढ़कते सच बोल गया, हाँ भाई हम तो जासूसी करने गए। और उसमें से कुछ और बातें भी अब निकल रही हैं कि क्या ऐसे देश जिसके अंदर प्रजातंत्र है, जनतंत्र है, खुला हुआ है, खुला समाज, वो और जो रूस जैसे देश हैं जो एक तरह से बंद समाज रहते हैं, दोनों के आपस के बर्ताव एक जैसे होंगे या कुछ अलग अलग होंगे। अब इस बहस का आगे चल करके क्या नतीजा निकलेगा उसके ऊपर मैं लंबा चौड़ा कुछ नहीं कहूंगा। खाली एक बात और बता दूं कि जो रूस वाला क्रुश्चेव है वो तो बहुत गजब का आदमी मालूम होता, क्योंकि जब पेरिस में गड़बड़ हो गई थी और कुछ देर के लिए ऐसा लगा, क्योंकि मुझे तो नहीं ऐसा लगा था कि कोई लड़ाई हो जाएगी दुनिया में, लेकिन ये सही है कि इस गड़बड़ के पहले मैं सोचा करता था कि लड़ाई होने का तो की संभावना समझो 1 है और 99 नहीं है। लेकिन जब क्रुश्चेव साहब और आइजनहावर साहब में गड़बड़ हो गई तो मैंने सोचा कि भाई अब 10 और 90 का मामला हो गया है, दुनिया में शायद जंग हो जाए, उसके लिए 10 और नहीं हो उसके लिए 90, तो वो बढ़ता फिर चला जाता। लेकिन जिस दिन गुस्सा क्रुश्चेव साहब ने दिखाया, उसके दूसरे दिन जब बर्लिन में पहुंचे, जिस चीज को लेकर ये सारा मामला है कि पश्चिम जर्मनी और पूरब जर्मनी का आपस में कौन सा बर्ताव हो, तो मुझे ऐसा लगा था कि अब ये पूरब जर्मनी के साथ अलग से संधि बनाएंगे, लेकिन वो उन्होंने नहीं बनाई। तो ऐसा कुछ मालूम होता है कि बहुत ही जबरदस्त वो जो नाटक में, बुर्र कथा में वगैरह में नाटक खेलते हैं ना, ऐसा एक बड़ा जबरदस्त आदमी ये सब तरह का नाटक खेल सकता, ये हंसी मजाक का भी नाटक खेल देता और गुस्से का भी नाटक खेल देता। सचमुच उसको गुस्सा नहीं चढ़ा था पेरिस में, इस हिसाब एक नाटक नूटक खेला था। अब वो वापस चला गया है रूस में, और इसमें कोई शक नहीं कि रूस दुनिया के लिए आज जहां तक कि नागरिक अधिकारों का सवाल है, बोलने की आजादी, सोचने की आजादी, इसके लिए तो बहुत ही खतरनाक एक देश और विचार बन गया है। लेकिन जहां तक कि गोरों और कालों का आपसी संबंध है, रंगीन दुनिया का, उसमें मुझको एक बात बिल्कुल साफ कहनी पड़ती है
कि कोई सोच विचार करके नहीं, कोई बढ़िया दुनिया बनाने के लिए नहीं, शायद उसके अपने हित के लिए ही हो, रूस थोड़ा बहुत रंगीन लोगों का साथ दे दिया करता है। आज की दुनिया को समझने के लिए कभी भी इस ख्याल को अपने दिमाग से बाहर मत निकालना। ये सही है कि अमेरिका शायद ठोकर खाते हुए, लुढ़कते हुए सच ज्यादा बोल लेता है। अमेरिका शायद सोच विचार के मामले में, शहरी आजादियों के मामले में कुछ अच्छा, रूस शहरी आजादियों और सोचने विचारने के मामले में शायद उतना अच्छा नहीं है। लेकिन जहां तक दुनिया में गोरों और रंगीनों का आपसी संबंध और उससे जो गैर बराबरी और जुल्म और अत्याचार पैदा होते हैं, उस मामले में मुझे कहना पड़ता है कि रूस अमेरिका के मुकाबले में जाने या, और जब ये दोनों ही चीजें अपने दिमाग में रखोगे तभी आज रूस और अमेरिका की दुनिया को ठीक तरह से समझ जाओगे। नहीं तो नतीजा क्या होगा कि झूठ मूठ या तो कम्युनिस्टों की तरह बिल्कुल रूस के साथ हो जाओगे, और या फिर हिंदुस्तान के पूंजीपतियों या कांग्रेसी पार्टी की तरह अमेरिका की तरफ झुकने लग जाओगे, और या कोई बिना सोचे समझे, जैसा एक आधा मरा हुआ आधा दिमाग बिगड़ा हुआ आदमी होता है जो सबको हाँ हाँ हूं कर दिया करता है, और दलाल की तरह कभी इधर कभी उधर अपनी चहलकदमी कर लिया होता, वैसा करते चले जाओगे। तो ये मैंने मोटी तरह से कुछ बातें आज की दुनिया की आपके सामने रखी। अब असल में जो साधारण लोग हैं उन्हें इस दुनिया में अपने रास्ते को ठीक तरह से तय करना है बदलने के लिए, और साफ सी बात है अपने देश के अंदर ज्यादा बदलाव करना। बदलाव का एक छोटा सा सिलसिला हिंदुस्तान में शुरू हुआ। आपने सुना ही होगा कि जगह जगह लोग अंग्रेजी हरफ मिटाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें जेल भी जा रहे हैं। जगह जगह सरकारी जमीनों पर, जंगल या परती जमीनों पर लोग कब्जा कर रहे हैं, खेती करने की कोशिश कर रहे हैं, और सरकार उनको बेदखल करती है, उनको जेल भेजती। जगह जगह लोग अनाज की गोदाम या शक्कर की गोदाम में जाकर के मांग करते हैं कि शक्कर को 12 आने सेर बेचो, या अनाज को 6 आने सेर, या जहां जैसा भाव ठीक हो उस हिसाब से बेचने की मांग करते हैं, उसमें जेल जाते हैं। तो ये सब काम चल रहा है, इस पर आपको भी अपना रुख तय करना है कि आखिर क्या बात है, हमें कुछ करना है या नहीं। तो हो सकता है आप में से सभी लोग सोचते हो कि हाँ बात तो ये बिल्कुल ठीक है, होना भी चाहिए, लेकिन मन में आपके एक ख्याल आता होगा कि ऐसे भाई 2, 4, 10, 20, 50, 100 आदमियों के जेल जाने से क्या होगा। कांग्रेस तो बहुत बड़ी पार्टी, उसके पास तो हजारों लाखों लोग हैं, उसको तो करोड़ों की वोट मिल जाती, और आज सरकार की पुलिस और पलटन भी उसके हाथ में है। तो ये 100, 50 हजार, 10,000 आदमी अगर मान लो गंदे कानून तोड़ करके जेल चले भी गए तो उससे क्या तब्दीली हो जाएगी। मैं समझता हूं आप में से कईयों के दिमाग में ऐसा एक ख्याल आ जाता है। तो आप जरा सोचना, कभी भी कोई नया काम या नई पलटन क्या शुरुआत में ही बड़े होते? पुरानी पलटनें बड़ी होती, नई पलटन तो शुरू में छोटी होगी ना, और कई दफे हारेगी, पिटेगी, मार खाएगी, और अगर उस नई पलटन का कोई बढ़िया और अच्छा ख्याल है तब वो मार खाते पिटते हुए फिर जाकर के आखिर में बड़ी होगी। एक साफ सी बात है ना। अगर ऐसा होता कि शुरू में ही नई पलटन पुरानी पलटन के ऊपर चढ़ बैठती तो फिर दुनिया को इतनी तकलीफ क्यों उठानी पड़ती? तकलीफ उठानी पड़ती है, हजारों लोगों को अपना बलिदान करना पड़ता, तब जाकर के कहीं नया ख्याल जड़ जमाता। और वही बात मुझे आपसे कहती है, कई दफे जब आप में से लोग कह बैठते हो कि क्या इन आदमियों से हो पाएगा, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि जब आप इसको अच्छा समझते हो, काम को अच्छा, तो आप खुद भी क्यों नहीं मैदान में आते?
2, 5, 10, 20 जितने भी आप इस बात को सुन रहे हो, अगर आपको पसंद आती तो आप भी मैदान में उतरो, आओ। चाहे अनाज की गोदाम, चाहे शक्कर की गोदाम के ऊपर लाक्षणिक सत्याग्रह, मतलब रस्मी सत्याग्रह करो। कोई सचमुच थोड़ी अनाज के गोदाम या शक्कर की गोदाम को तोड़ दिया जाता है, उसकी ताकत कहां? एक दिन शायद आए। मिसाल के लिए मैं आपको बता देता हूं कैसे वो ताकत आएगी। मान लो 10,000 आदमी या 20,000 आदमी मजबूत हैं और उसके साथ साथ अहिंसक हैं। वो इस सब बात को समझ करके शक्कर या अनाज की गोदाम के ऊपर चढ़ाई करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि अब तुम अपने पुलिस और एक दिन शायद आए। मिसाल के लिए मैं आपको बता देता हूं कैसे वो ताकत आएगी। मान लो 10,000 आदमी या 20,000 आदमी मजबूत हैं और उसके साथ साथ अहिंसक हैं। वो इस सब बात को समझ करके शक्कर या अनाज की गोदाम के ऊपर चढ़ाई करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि अब तुम अपने पुलिस और पलटन को हमारे रास्ते से हटाओ। हम तो अनाज को और शक्कर को जो उचित दाम है उस पर बेच करके मानेंगे, नहीं तो यहां से नहीं हटेंगे। मान लो उसकी ताकत आ जाए तो क्या होगा? तब पुलिस और पलटन उस भीड़ को रोकेगी। उस वक्त वो भीड़ अगर वहीं पर बैठ जाए और कहे कि अब हम यहां से हटेंगे नहीं, तब असली ताकत हो जाती। अभी आजकल वो ताकत है। 12-15 बरस पहले जब हम अंग्रेजों से लड़ते थे तब जहां तहां भीड़ ने ये ताकत सीखी थी, लेकिन इधर 12 बरस में उस भीड़ की आदत को बिल्कुल खो दिया गया, गंवा दिया गया। अब भीड़ में या तो कोई दम रहता नहीं, जल्दी से वो हट जाते, इकट्ठा ही नहीं होते, और अगर मान लो कहीं ज्यादा तादाद में इकट्ठा हो जाते तो अहिंसा के पैमाने पर भीड़ अपनी ताकत कभी नहीं दिखाती, खड़ी रहती। इधर उधर लोग दौड़ते रहते हैं, कहीं कोई पत्थरबाजी हो जाती, कहीं चपतबाजी हो जाती, फिर लाठी वगैरह चलती। तो एक तरह से भीड़ और पुलिस के बीच में कुछ खींचातानी हो जाती है और उसी में कहीं कोई बस जल जाती है, कहीं कोई मकान का हिस्सा या खिड़कियां तोड़ डाली जाती, तो उससे कुछ होता हवा का नहीं, उससे गरीबों का राज नहीं बनता। वो भीड़ की आदत खत्म हो जाए और हजारों की भीड़ अगर फिर से वो आदत गांधी जी जमाने वाली सीखना शुरू करे, 10,000 20,000 आदमी पुलिस वाले सामने आ गए, 20,000 की भीड़ बैठ गई। अब पुलिस और भीड़ में एक धीरज की लड़ाई चल रही कि कौन ज्यादा धीरज वाला है, किसमें ज्यादा हिम्मत है, किसमें ज्यादा ताकत है। क्या पुलिस वाले अड़े रहते हैं, क्या सरकार अड़ती है, या भीड़ अड़ सकती है? और अड़ करके भीड़ वहां बैठी रहे 2 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 50 घंटे, एक कंकड़ी भी नहीं फेंके, मारपीट बिल्कुल नहीं करे, गाली गुप्ता कुछ नहीं करे, और जब धीरज की और एक तरह से आप समझो अड़ने कि ये मुठभेड़ भीड़ और पुलिस में हो, और फिर उसके बाद सरकार को मजबूर होना पड़े या तो भीड़ की मांग को मानने के लिए, और नहीं तो इस अहिंसक और शांत भीड़ के ऊपर लाठी डंडा या गोली चलाने के लिए, तब हिंदुस्तान के अंदर अपने आप एक नई ताकत पैदा हो जाएगी। और ये दिल्ली हैदराबाद जैसी, ये दिल्ली की जैसी और बिल्कुल वाहियात और खराब सरकार को हटाने में वो भीड़ कामयाब हो सकेगी। आज वो ताकत है, वो ताकत लाना। और अब आप देख लो कि किस तरह से ये सारे सत्याग्रह चला करते हैं। मेरे जैसे आदमी का आखिरी उद्देश्य तो वही, लेकिन उस हालत को पैदा करने में कितना ज्यादा वक्त लगेगा, ये आप लोगों के सहयोग के ऊपर निर्भर करता है। जब आपके मुंह से मैं कभी कभी ये बात सुन लिया करता हूँ, क्या होगा भाई, कांग्रेस तो बड़ी ताकत वाली है, कहाँ ये छोटी मोटी ताकत को लेके तुम बदल सकते हो एक हिंदुस्तान की हुकूमत या समाज को। तो मुझे खाली इतना ही कहना है कि कांग्रेस की जो बड़ी ताकत दिखाई दे रही है, ये पुराने और सड़े हुए संगठन की ताकत है, जिसके अंदर अब कुछ रूहानी, कुछ दिल का दम नहीं रह गया। जो है वो पुराना जिस्म है। आप लोग चाहो तो इसकी जगह पर एक नए
रूहानी ताकत को खड़ा कर सकते हो। शुरू में वो ताकत, दिल वाली ताकत जरूर शरीर में कमजोर होगी, बाद में जाकर के शरीर में मजबूत बनेगी। अगर इस चीज को समझ जाओ तो फिर आज से सत्याग्रह में आपके इलाके से भी 10, 5, 20 आदमी और नए निकलेंगे। कुछ तो खैर निकलेंगे, उन्होंने सत्याग्रह किया ही है, आप जानते ही उन लोगों को, ये गए बैठे रहे। और इसी तरह से मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि अक्सर आजकल ये चीन और हिंदुस्तान का जो झगड़ा चल रहा है उसके संबंध में लोग आवाज उठा दिया करते हैं कि भाई वहाँ हमारे जमीन के ऊपर तो चीन कब्जा जमा रहा है और इधर तुम अपने मुल्क के अंदर ये आंदोलन छेड़ रहे हो, इससे सरकार कमजोर हो रही है, इससे देश कमजोर हो रहा है। तो मैं मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि अगर हैदराबाद में या बनारस में या मद्रास या मदुरा में लोग सीख रहे हैं अपने हकों के लिए लड़ना, अपने कर्तव्य को पूरा करना या अपनी ताकत को उभारना, हिंदुस्तान की जनता ये सब चीजें सीख रही है, तो उससे हिंदुस्तान की सरकार की ताकत बढ़ती है या घटती? सच पूछो तो चीन या बाहरी मुल्क हमारे ऊपर आसानी से हमला तभी कर पाता और कब्जा जमा लेता है जब जनता में ताकत नहीं रहती, और जब जनता की ताकत बढ़ती है तब बाहरी मुल्क का कब्जा इतना आसान नहीं रहा करता। मुझे तो आपसे कहना है कि जो उत्तर का हिमालय वाला हिंदुस्तान है ना, वहाँ जो लोग बसते उनको इतना खोखला बना दिया गया, उनके दिमाग को इतना ज्यादा अंदर से पोला कर दिया है चीन वालों ने कि आज अगर चीन चाहे तो 1 दिन 2 दिन के अंदर सारे हिमालयी हिंदुस्तान के को घुसते हुए चीन के आगे बढ़ सकता है। उनको किसी तरह की कोई झंझट नहीं होगी, इसलिए क्योंकि वहाँ हिमालयी हिंदुस्तान में जो लोग बसते, खासतौर से गरीब लोग, साधारण लोग, उनको मुल्क से मोहब्बत चाहे होगी, ये मैं मानता हूँ, लेकिन अपने जिंदगी और मुल्क में क्या ताल्लुक है इसको वो समझ नहीं पाते। जो आपकी हालत, आप क्या ताल्लुक, कहाँ है, किस तरह के मकानों में रहते हैं, कौन सी झोपड़ियां। मैं पिछली दफे भी यहाँ आया था तो आप लोगों से कह दिया था कि शहरों के अंदर, खासतौर से छावनी वगैरह में जो सबसे अच्छी जमीनें होती हैं उन पर सरकार कब्जा जमा लेती है और वहाँ पर कलेक्टर का मकान या कप्तान कमांडेंट का मकान, फिर सरकारी बंगले, डाक बंगले या सर्किट हाउस वगैरह बना लेते हैं। और जो खराब जमीनें होती हैं वो साधारण जनता के लिए छोड़ दी जाती हैं और छोटी छोटी जमीन के ऊपर सिकुड़ करके जरा जरा से गंदे झोपड़ियों में जनता को रहना पड़ता। ये हिंदुस्तान की हालत। अगर ये हालत रही तो चीन से क्या 7 पत्थर मुकाबला कर सकेंगे? इस हालत को बदलना पड़ेगा ना। मैं तो साफ कहना चाहता हूँ कि जो जमीनों के ऊपर क्लब और रेस क्लब और कंडक्टर और कमांडेंट और बड़े बड़े अफसर और बड़े बड़े लोगों ने कब्जा जमा रखा है, उन जमीनों को अगर सब नहीं तो बड़ा काफी हिस्सा उनके हाथों से लेकर के गरीबों के अंदर बांटना पड़ेगा। तभी तो साधारण जनता के मन में वो विचार पैदा होंगे जो चीन के मुकाबले में खड़े हो सकते, नहीं तो कैसे खड़े होंगे। तो आज अगर हिंदुस्तान में एक सत्याग्रह हो रहा है जनता को मजबूत बनाने के लिए, तो उससे चीन के मुकाबले में हमारी ताकत कमजोर नहीं होती, वो तो बढ़ती। लेकिन जिन लोगों को कुछ करना नहीं, जो चीन के सामने एक मानी में दब चुके हैं, वो इस सत्याग्रह के खिलाफ झूठ मूठ आवाज उठाया करते हैं। सच पूछो तो इतना ज्यादा दब गए हैं। अब मैं आपको सब बातें तो क्या बताऊं, बहुत से मैंने पिछले 8-10 बरस में सलाह दिए हैं सब लोगों को, और उसके ऊपर कोई बहस नहीं होनी चाहिए, सबको मान लेना चाहिए था। लेकिन एक बदनसीबी ऐसी है कि हिंदुस्तान के अखबार, रेडियो, सरकार, अलग अलग पार्टियां नहीं मानते। जैसे मिसाल के लिए मैंने आपको बताऊं, एक गांव है मनसर नाम का, वो मानसरोवर के पास, मतलब जो आज हिंदुस्तान और चीन की सीमा होनी चाहिए, अपने हिंदुस्तान की सरकार के मुताबिक मैकमोहन सीमा, खाली हिंदुस्तान की सरकार नहीं, और भी जो पार्टियां जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है, प्रजा पार्टी है, वो भी मैकमोहन सीमा को मानते हैं। तो कांग्रेस, प्रजा, कम्युनिस्ट या जनसंघ, ये सब मैकमोहन सीमा को मानते हैं। तो मैकमोहन सीमा से भी आगे जाकर के 70-80 मील की दूरी पर एक गांव है मनसर। उस मनसर गांव की मालगुजारी
जमीन का लगान अभी 8-10 बरस पहले तक हिंदुस्तान की सरकार को मिलता है। गजब की बात है। अब भाई वो गांव जिसको नेहरू साहब या और जाने तो यूपी तो कौन कहे हम, ये दूसरे पार्टियां अभी कम्युनिस्ट प्रजा वाले का, ये सब के सब जो हिंदुस्तान की सीमा को आज मानने को तैयार हैं, उससे 80-90 मील उत्तर जाकर के मंसर का गांव है, उसकी माल गुजारी हिंदुस्तान को मिलती। मैं खुद इस बात को नहीं जानता, अभी कोई 15-20 दिन पहले मुझे ये खबर मालूम हुई। पहले ये तो मैं जानता था कि वो इलाका अपना, जहाँ कैलाश पर्वत है, मानसरोवर है, पूर्ववाहिनी ब्रह्मपुत्र है। कैलाश पर्वत का तो नाम आपने सुना होगा ना, जो शंकर और पार्वती के साथ जुड़ा हुआ है, ये सब अपना इलाका, ये मैं जानता था। और हमेशा से मैं कह रहा हूं कि अगर तिब्बत स्वतंत्र रहता है तब तो ये इलाका तिब्बत को हम दे सकते हैं, अपने एक भाई है, भाई उसकी रखवाली करता। लेकिन अगर तिब्बत स्वतंत्र नहीं रहता, तिब्बत के ऊपर चीनियों का कब्जा रहता, तो हमको वो इलाका वापस मिलना चाहिए। और अब की 10-15 दिन पहले मुझको मालूम हुआ कि लद्दाख का कोई राजा था, उसने तबीयत में या दोस्ती में वो इलाका तिब्बत के राजा को एक भेंट की तरह से दे दिया। जैसे आप अपने दोस्त को मान लो अपनी कोई चीज दे देते हो, लाओ लो भाई ये चीज को रखना, उससे दे दिया। पहली बात तो मुझे ये कहना है कि उसे इस तरह की भेंट देने का कोई हक नहीं था। और अगर मान लो उसने ये भेंट दी भी थी तो वो भेंट तिब्बत के राजा को थी, तिब्बत को थी। और आज चीन उसका हकदार हरगिज किसी मानी में हो नहीं सकता। इसलिए एक चीज तो मैंने बार बार ये कही है कि हिंदुस्तान के अखबार, रेडियो, सरकार और जितनी भी पार्टियां अब मैकमोहन रेखा की रकम को छोड़ें और वो कैलाश और मानसरोवर वाली रकम को शुरू करें। और उसी के साथ साथ कई और बातें बताई हैं, देखने में छोटी भी लगती हैं आपको। आप जानते हैं ये जो दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है ऊंची, उसका क्या नाम है? हाँ देखो, वो जो मुझको सुने हुए हैं वो कह सकते हैं, उधर से वो आवाज आई, क्या आवाज आई? एवरेस्ट, सब लोग एवरेस्ट कहते हैं। मैं 8-10 बरस पहले कह चुका हूं कि भाई इसका असली नाम रखो। उस इलाके में वहां के साधारण लोग उसको या तो सरगा माथा के नाम से पुकारते हैं या सागर माथा के नाम से। मैं समझता हूं सरगा माथा ज्यादा प्रचलित नाम है, स्वर्ग का माथा इतना ऊंचा है। लेकिन सरगा माथा और सागर माथा नाम को नहीं प्रचलित किया गया, एवरेस्ट चला। क्योंकि हम लोग 150 बरस अंग्रेजों के गुलाम थे ना, तो एक अंग्रेज अफसर था एवरेस्ट नाम का, उसने उस चोटी की ऊंचाई को नापा था और तब से उस चोटी का नाम उस अफसर के ऊपर से पड़ गया और वो नाम चल रहा है। मैं चिल्ला रहा हूं इस नाम को जल्दी से बदलो, लेकिन यहाँ कौन सुनता है? हिंदुस्तान के ताकतवर लोग इतने गुलाम हो गए हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम तक वो ठीक तरह से नहीं रख पाते। उसी तरह से मैंने उर्वशियम के लिए कहा भाई नेता क्या कहते वो नाम रखो। और ये सिर्फ नाम का सवाल नहीं, असल में वो जो सारा हिमालयी हिंदुस्तान है वहां पर टूट के वो सारे सिलसिले चले हैं जो आप यहां भी पाओगे। आप में से जो स्कूलों में पढ़े होंगे अपने बचपन में, इतिहास की, चरित्र की किताब में आर्य, द्रविड़, मंगोल वगैरह के फर्क को पढ़ा करते हो ना, कि हिंदुस्तान में आर्य, द्रविड़, मंगोल ये सब अलग अलग कौमें वक्त वक्त पर आई, अलग अलग लोग बसे हुए हैं। और अब भी ये जो दक्षिण वाला इलाका है, खासतौर से तमिलनाडु, वहां पर ये प्रचार करके कि ये तो द्रविड़ कौम है, एक अलगाव को पैदा करने की कोशिश की जाती है। ये सब जानते हो ना। और ये मेरी समझ से झूठ है। मैं तो कभी कभी ऐसा सोचता हूं कि यूरोपियन विद्वान और क्रिस्तान पादरियों ने ये झूठ गढ़ी है। लेकिन अगर मान लो 4-5-6 हजार बरस पहले शायद इसमें कुछ सच्चाई का थोड़ा बहुत अंश रहा हो, लेकिन पिछले 3000 बरस से तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है कि हिंदुस्तान के अंदर आर्य, द्रविड़ और मंगोल जैसे भी कोई अलग अलग कौमें हैं या कोई अलग अलग असर है, या किसी को देख करके कहा जा सकता है ये आर्य है, ये द्रविड़ है, ये मंगोल। खाली रंग के फर्क से कुछ नहीं आना जाना होता है। लेकिन ये झूठ इतनी ज्यादा चल पड़ी और इस झूठ को अभी भी हिंदुस्तान के स्कूल में करोड़ों बच्चों को घोल घोल करके पिलाया जाता है। हमारे अखबारों और किताबों और सरकार के जरिए इस झूठ का प्रचार किया जाता है कि वो चीन वाला इस झूठ का आज इस्तेमाल अपने हक में कर रहा है।
और वो 1.5 करोड़ जो पहाड़ के अंदर अपने किसान मजदूर हिंदुस्तानी भाई हैं, उनके बीच में जाकर के वो कहता है कि देखो तुम आर्य नहीं हो, तुम द्रविड़ नहीं, तुम मंगोल हो, हमारे भाई हो, तुम्हारी आंख तिरछी हमारी आंख तिरछी, तुम्हारा नाक चपटा हमारा नाक चपटा, तुम्हारा रंग पीला हमारा रंग पीला, तुम और हम मंगोल भाई एक नस्ल के हैं, ये हिंदुस्तानी तो तुमसे अलग। अभी जो मैंने आपसे कहा 1.5 करोड़ हिमालय हिंदुस्तान के लोगों को चीनियों ने बिल्कुल दिमाग के अंदर से खोखला बना दिया है। और अब ये कहते हैं कि ये आंदोलन करके तुम हिंदुस्तान चीन की लड़ाई में ताकत को कम कर रहे हो। हम क्या ताकत कम कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि ताकत आप अपने मुल्क की मजबूत बनाओ। ये जो पलटन है, और खास तौर से तो पलटन ही इलाका है, हिंदुस्तान की पलटन को भी ये चीज समझना चाहिए, जो सेना है, सिपाही है, बंदूक वाले सिपाही हैं, कि आज दिल्ली की सरकार हिंदुस्तान की दिमागी और हथियारी और कल कारखाने की ताकत को चीन के मुकाबले में कमजोर रखे हुए, कभी कभी मुझको लगता है जानबूझ करके कमजोर रखे हुए करोड़ों के दिमाग को किस तरह से खोखला बनाया जाता है इस झूठ के आधार पर। इसको खत्म करो, ये क्या द्रविड़ और मंगोल की झूठ को चला रखा है। और इसी तरह से कई एक सलाह मैंने दी थी, लेकिन ये लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे और अपने मुल्क को बहुत ही कमजोर बनाते चले जा रहे हैं। यहां तक कि जब अभी वो चीनी आया था ना चरण लाल, तो हिंदुस्तान से जाते वक्त उसने हवाई अड्डे के ऊपर खुश होते हुए बयान दे दिया कि मैं यहाँ 7-8 दिन रहा और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने एक बार भी ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान पर चीन ने हमला किया है, क्योंकि अगर वो कहते तो वो गैर दोस्ताना बात होती। फिर उसके बाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री घबरा गए और उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, आखिर मैंने उनको कई बार कहा कि तुमने हमारी जमीन पर कब्जा किया। अब देखो ये दुविधा की बात हो गई। आप लोग सोचते होंगे कि भाई हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने तो कहा होगा कि हमारी जमीन पर कब्जा किया। हो सकता है दोनों सच बोल रहे हैं, क्योंकि चीन वाला कह रहा है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने 7 दिन में एक बार भी नहीं कहा कि तुम हमलावर हो। ये भी सच, और ये भी सच हो सकता है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि तुमने हमारी जमीन पर कब्जा किया, तो उस पर झट से चीन वाले ने जवाब दिया होगा वही तो बहस चल रही। हम समझते हैं कि हमारी जमीन थी, हमारी जमीन पर तुमने कब्जा कर रखा था, उस जमीन को हमने अपने हाथ में लिया है। तो दोनों में खाली ये बहस हुई होगी कि किसकी जमीन थी, किसने क्या कब्जा किया, लेकिन हमलावर का शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हुआ। अब यहां तक नौबत आ गई। ये मुल्क ऐसे लोगों के हाथ में चला गया है कि जो शराफत के मानी समझते हैं कि कोई आदमी अपने घर में आया है बातचीत करने के लिए तो उससे जरा हिचक करके संकोच करके बात करो, खुली बात साफ बात मत करो। वो बेचारा अतिथि है, मेहमान है, कहीं उसको चोट न लग जाए, उसका दिल कुछ दुख न जाए, ये हालत हो गई। ये क्या अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे? ये आप समझते हो कि किसी लायक रह गए? ये चीन वगैरह के मामले में हिफाजत करने के मामले में ये उस लायक नहीं रह गए। न तो मुल्क की अंदरूनी ताकत को ये बढ़ा पा रहे हैं और न उत्तरी हिमालयी हिंदुस्तान में जो जरूरी चीजें हैं उनको कर रहे हैं। नहीं तो एक साफ बात ये कह करके कि हो सकता है कि चीन वाला कुछ नाराज हो जाता, नाराज होता कोई बात नहीं, तो उसके बाद घर से बात और बदल देते, लेकिन ये कह करके और एक बात उनके सामने रखते कि तुम लोग बहुत ज्यादा पुराने दस्तावेज और कागज और संधियों की बातचीत किया करते, तिब्बत की बात उठाते कि तिब्बत चीन का हिस्सा, किस संधि की बात करते? अगर संधियों की बहुत बात करना है तो वो मंसर गांव वाली संधि निकालो। महाभारत के जमाने में जो किस्से कहानियां चले आ रहे हैं, चाहे उसके लिए दस्तावेज अब न रह गए हों, लेकिन जो किस्से कहानी और इतिहास की पौराणिक कथाएं हैं उनको सामने रखो। इस सब के ऊपर चर्चा आपस में करो। और अगर तुम सचमुच अपने गुरु लेनिन के चेले हो तो फिर नई दुनिया को बसाने के लिए ये पुराने दस्तावेज और कागजों को फाड़ करके खत्म करो और नई दुनिया के लिए कसौटियां और बुनियादें अलग रखो कि वहां के लोग क्या चाहते हैं।
उनकी जबान क्या है, उनकी लिपि क्या है, उनके रहन सहन के तरीके क्या है, उनका धर्म क्या है, उनकी सभ्यता क्या है, इन सब कसौटियों के ऊपर फैसला करो कि कौन मुल्क कहाँ रहेगा, किस तरह की सीमा और सरहद बने। आप सोचते होंगे ये कहाँ कहाँ की बातें हमको सुना दी, हम तो अपना नमक तेल के चक्कर में पड़े रहते हैं, हम अपना मकान के मामले को ठीक नहीं कर पाते। तो सच पूछो तो जब आपके दिमाग में घर की बात और बाहर की बात दोनों एक साथ करने लग जाएगी तो मुमकिन है आप में से कुछ लोगों की ताकत हो कि जो छावनी में या सिकंदराबाद में बड़े अफसरों के, सरकार को या बड़े लोगों के खाली मकान पड़े रहते हैं। और मैं तो एलानिया कहना चाहता हूं, उसे छुपाने की बात नहीं। जब सरकार झोपड़ी वालों को उनकी झोपड़ियों से बेदखल करने के लिए पुलिस वगैरह को भेजे तो पहले तो अपनी झोपड़ियों में कभी बेदखल होना नहीं चाहिए, बैठ जाना चाहिए, अड़ जाना चाहिए। और फिर ताकत यहां तक बढ़नी चाहिए कि जो खाली मकान पड़े रहते हैं सरकार के या बड़े लोगों के, उनके अंदर जाकर के कब्जा में माना जाए। और किन लोगों को, जो नेकर हैं, जो झाड़ू देते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो मिस्त्रीगिरी करते हैं, जब आप लोगों के अंदर ऐसे दिमाग में ख्याल आने लगेंगे तभी आपकी सरकार के दिमाग में भी ख्याल आएंगे तो वो चीन वाला आ रहा है जरा उसको हटाओ वहां, उससे पहले नहीं आने पाते। ये चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई रहती है। और यही मैं बार बार आपसे कहना चाहूंगा कि एक अब की बार जो सत्याग्रह चल पड़ा है उसमें आप अपनी ताकत कितनी भी हो लगाने की कोशिश करो। यहाँ से भी लोग और सामने, उसके अलावा जब कभी कहीं कोई किस्सा सुन रहे हो कि फलानी जगह कुछ हो रहा है, फलानी जगह जरूर निकलने वाला है, तो वहां आने जाने की कोशिश किया करो। असल में गरीब लोगों की कोई बढ़िया पार्टी बन क्यों नहीं पा रही, तो उसका सबब क्यों? जो ताकतवर लोग हैं उनके पास पैसा, उनके पास अकल, वो पढ़े लिखे, उनके अपने अलग सवाल, वो इकट्ठा भी होना जानते हैं, वो किसी भी वक्त खुद आप लोगों के दिमागों को हिला सकते हैं और आप खुद अपने ही सवालों को लेकर हिलते नहीं। अब मिसाल के लिए मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान में कई तरह के आंदोलन हुए, मुल्की गैर मुल्की भी एक दफे हो गया, या विशाल भारत का हुआ, या संयुक्त महाराष्ट्र का हुआ, उसमें आप लोग भी पड़ जाते हैं, जो गरीब हैं साधारण जनता को भी पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे सब आंदोलनों को ताकतवर लोग भी मदद पहुंचाया करते हैं। ताकतवर लोगों की मानिए, पढ़े लिखे, बड़े सरकारी नौकर, पैसे वाले, अखबार वाले, पार्टियों के बड़े नेता, ये सब ताकतवर लोग भी उन आंदोलनों को ढूंढते रहते हैं जिनमें कोई बुनियादी फर्क तो आता नहीं। जहां तक कि ताकतवर लोग और कमजोर लोगों के रिश्तों को बदलने का सवाल रोक नहीं पाता, लेकिन ताकतवर लोगों में आपस में ही कुछ रद्दो बदल करने के जहां सवाल उठते, ऐसे आंदोलनों को वो बढ़ा दिया करते हैं। भाई मुल्की लोगों की ताकत ज्यादा रहेगा, गैर मुल्की, यानी कौन मुल्की और गैर मुल्की, साधारण आदमी, साधारण आदमी का क्या फर्क पड़ता? विशाल आंध्र बना नहीं बना, संयुक्त महाराष्ट्र बना नहीं बना, क्या फर्क पड़ा? कहा तो ये गया था कि ये सब बनाए जा रहे हैं जबान के लिए। क्या हुआ भाई? क्या विशाल आंध्र बनने के बाद तेलुगु जबान का इस्तेमाल पढ़ाई लिखाई विज्ञान सरकार वगैरह में ज्यादा हुआ या कम हुआ? आपको सुनकर के ताज्जुब होगा कि निजाम के जमाने में तो हिंदुस्तानी और तेलुगु का ज्यादा इस्तेमाल हो जाया करता था, लेकिन जब से विशाल आंध्र बना है तब से तेलुगु का इस्तेमाल कम हो गया। इससे कोई इनकार करता? क्यों? ये सही बात है ना? बताओ, बोलो। कोई किसी की अगर ये राय हो कि नहीं ये सही नहीं है तो अभी कह दो। जब से विशाल आंध्र बना तब से तेलुगु, उर्दू या हिंदुस्तानी का इस्तेमाल बड़े कॉलेजों, सरकारी दफ्तरों और अदालतों वगैरह में
कम हुआ है या बढ़ा? बाकी कितने लोग बैठे हुए तो उसके जवाब दो। अंग्रेजी बड़ा है ना? अच्छा, ये अच्छी तरह से याद रखना, क्योंकि मैं आपको एक चेतावनी दे देना चाहता हूं कि ये ताकतवर लोग आपको हमेशा चक्कर में डालते रहते हैं। मुल्की गैर मुल्की विशाल आंध्र संयुक्त महाराष्ट्र जैसे आंदोलनों में डालते हैं, क्योंकि उन आंदोलनों में कोई बुनियादी तब्दीली नहीं होती और वो अपने पैसे और अकल और अखबारों के सहारे आपके जज्बों को उभार देते हैं और जज्बे कई दफे उभर जाते हैं अगर उनके पीछे हजारों बरस की कोई परंपरा, मान लो किसी जात के नाम पर, रेजी जात है या ब्राह्मण जात है या हरिजन जात है, किसी जात के नाम पर, या मान लो कोई भाषा के नाम पर लोगों के जज्बे को उभार देना आसान होता है, लेकिन बुनियादी तब्दीली करने के लिए कोई नई चीज को उठाना मुश्किल होता है। पुरानी पलटन का इस्तेमाल करके लड़ाइयां लड़ना आसान, नई पलटन को बनाना बड़ा मुश्किल हो जाया करता है। और जितने भी हिंदुस्तान की सियासी पार्टियां हैं वो पुरानी पलटनों का इस्तेमाल करती हैं, जात के नाम पर, भाषा के नाम पर, जो चीजें की चली आ रही हैं हजारों बरस से। लेकिन आज आपको एक नई पलटन खड़ी करना जिसमें जात पात की दीवारें टूटेंगी, जिसमें भाषा वगैरह की दीवारें टूटेंगी और बुनियादी बात होगी क्या? लोगों की भाषा का इस्तेमाल करो, साधारण आदमियों की भाषा का इस्तेमाल करो, चाहे वो तेलुगु हो, चाहे मराठी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, साधारण भाषा, लोगों की भाषा का इस्तेमाल करो, लोक भाषा का इस्तेमाल करो और अंग्रेजी भाषा को हटाओ। अब ये एक चीज है। अब मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। अभी कोई 1 महीने या 15 दिन के अंदर लड़कों के, तलबा के, लड़के लड़कियों के इम्तहान के नतीजे निकलने वाले। शायद आपके इलाके में भी बहुत से लड़के लोग बैठे होंगे इम्तहान में, उनमें बहुत फेल करेंगे। अभी मैं कुछ दिनों पहले पढ़ रहा था, किस जिले की खबर है, गोदावरी का या कहां का, कि 2000 लड़के लड़कियां इम्तहान देने बैठे थे, उन्हें 700 पास हुए थे या तो फेल हो गए। मुल्क कितना मुर्दा हो गया है कि 2000 में 1300 लड़के फेल होते, कहीं कोई हल्ला कर नहीं मारता। मेरी तो आपको एक बुनियादी और मजबूत सलाह कि जब इम्तहान के नतीजे निकले तो लड़के लड़कियां, उनके माँ बाप और लोग और जनता जुलूस बना करके सरकारी दफ्तर को घेर करके बैठे और जिस मानी में अभी मैंने कहा था, इधर उधर चहलकदमी नहीं करें, उठे नहीं, भागे दौड़े नहीं, पत्थर नहीं फेंके, घेर के बैठ जाएं और कहें कि हम तब तक यहां से नहीं हटेंगे जब तक आप उन सब लड़के लड़कियों को पास नहीं करते जो सब मजबूर में पास है, सिर्फ अंग्रेजी में ले रहे हैं, क्योंकि जबरदस्ती अंग्रेजी खाली फेल कर जाते हैं ये लोग और उनको एक दर्जा 1 साल भर तक रोके रहना, ये खराब बात है। इस तरह के आंदोलनों को अब आपको अपने हाथ में लेना, ताकत के साथ आगे बढ़ाना, तब जाकर के अपना मुल्क बदल पाओगे। तब जो कमजोर है, गरीब हैं, किसान मजदूर हैं, साधारण आदमी, यानी हिंदुस्तान के 40 करोड़ में से जो 39 करोड़ आदमी हैं, उनके अंदर नया प्राण और नई जान आएगी, उसके पहले आ नहीं सकती। और जब इस 39 करोड़ में नया प्राण आएगा तब हिंदुस्तान चीन के मुकाबले में भी खड़ा हो सकता है, उसके पहले नहीं खड़ा हो सकता। अब ये सारी बात जो मैंने आपके सामने रखी, आखिर बीच में कह देता हूं कि आप में से जिन जिन लोगों को ये बात पसंद आई हो वो अभी भी यहाँ आकर के अपना नाम दे सकते हो तो सत्याग्रह में हिस्सा लेने के लिए। अभी तो इसकी रस्मी और एक वैसी शक्ल है, लक्षण वाली शक्ल है, लेकिन मुमकिन है इसमें अभी महीने 2 महीने 4 महीने के अंदर कोई हजारों वाली ताकत पैदा हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन इस रस्मी शक्ल को बढ़ाने के लिए भी आप में से जो 10, 5, 2, 4 आगे बढ़ते हो यहाँ आओ, अपने नाम दे दो तो अच्छा होगा। या बाद में भी जहाँ कहीं आप किसी सत्याग्रह को देख रहे हो उस वक्त अपनी तबीयत चले तो मैदान में आ जाना, कहना कि हम भी सत्याग्रह में करें।